चलो तो हम आपने देखा? आपने मेरा देखा? नहीं मैम, सुनो मैम, आपका देखने का मैं देख के बताता हूँ आपको, ठीक है? आपने लिखा है कुछ? हाँ लिखा है शायद DMIT में। पहले एक तो करूँ मैं। हाँ अच्छी बात है, चलो कर दिया आपने, अच्छा। मैं देखता हूँ उसको। देखो कुछ ब्लॉकेजेस को यहाँ पे ध्यान में रखो कि हम यहाँ पे कहाँ पे गलत हो रहे थे। अगर नॉलेज सही है लेकिन उसको अगर आपने समझा कि नहीं ये चीज है, सपोज ऐसी है, ठीक है, तो जैसे दिखते हैं वैसे समझते। कभी कभी हमारी नजरें वही कहती है और बोलते हैं ना इसको, नजरों का धोखा। तो बिना सोचे समझे किसी चीज पे जब हम जजमेंट दे देते हैं, तो वो चीजें काफी हद तक हमको सही बेनिफिट देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके पैटर्न क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मूल तत्व जो जोड़ा गया है, यहाँ पे जो मेन एलिमेंट जो होता है वो होता है हमारे फिंगर के पैटर्न। तो हमको किसी चीज को अगर जजमेंट करना है, किसी भी चीज को जज करना है, तो हमको क्या होता है, उसके पैटर्न और उसके बिहेवियर के टाइम पता होना चाहिए। तो पहले उसके पैटर्न को समझो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझो, और वो पैटर्न अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक में आता है तो क्या होता है। क्योंकि हमने पैटर्न के गुणधर्म सीखे ना, कॉपी लर्नर क्या होगा, तो कॉपी करेगा। लूप आता है वहां पे तो कॉपी करेगा। तो इसकी जो गुण विशेषता होती है, जो मेन कैरेक्टर होते हैं चार, मेन क्या होते हैं, टाइप चार होते हैं। लूप होता है, सॉरी मेन तो तीन ही होते हैं। लूप होता नहीं है, सर, बट आर्क होता आप है। जब ही स्टार्ट करोगे ना, सो यहाँ हाँ फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप लोब को देके पहले पैटर्न को जज करोगे, राइट? हाँ, लूप को पहले उसमें, उस लूप में कौन सा पैटर्न आया है आपको। हाँ, तो एक सर एक रिपोर्ट देख के फिर बात करेंगे तो। हाँ चलो मैं इसको बताता हूँ आपको। हाँ ये सानवी का ही पढ़ते हैं वन रिपोर्ट, ठीक है। हाँ। एक मिनट। आप जैसे जाते हो ना, पहले कौन सा पेज देखते हो, आपका फ्लो अगर हमें समझ में आएगा तो हम बाकी रिपोर्ट वैसे आपको करके चलो भेजते मैंने क्या, मुझे आज का दिन दो, मैं कल के दिन में नहीं क्या आपको फ्लो के हिसाब से ही इसका नहीं क्या एक को रिपोर्ट का एक्सप्लेनेशन चार्ट बना के देता हूँ मैं आपको। हैं। हाँ, उसमें और खाली वो भी। वैल्यू डालने का और बात करने का, वैल्यू डालने का, बात हाँ, करने का उसमें, और ठीक है। पैटर्न वाला भी चार्ट, क्योंकि ये जो सारे पैटर्न्स है ना, उनका जो क्वालिटीज है, रेडियल, आर्च रेडियल और वो सब, वो एक्सप्लेनेशंस नहीं है सब जगह। हाँ सब जगह पे नहीं है, ठीक है। एक काम करता, आपकी रिक्वायरमेंट पहले मुझे डाल दो एक बार। क्या आपको समझने के लिए आपके ब्रेन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओके। किसी चीज को इजी वे में समझने के लिए आपके ब्रेन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, अभी आप आप मुझे ये उसका अगर रिक्वायरमेंट रिपोर्ट डाल के दीजिए डिस्कस तो कर मैं रहे हो आपको। ना, वो फ्लो में हम बताएंगे कि ये हमारे पास, मतलब अभी हमारे पास पैटर्न्स के नाम है, जैसे रेडी आर फॉर रेडियल और अल्नर, बट उसकी क्वालिटीज हमारे पास नहीं है। और जो ओके, गूगल में, मैं कैरेक्टरिस्टिक। गूगल से रिफर कर रही हूँ, वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है चलो, मैं इसके बारे में इसका भी समाधान आपको जल्दी दे दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले आता है लूप के बारे में। ये लूप के बारे में यहाँ पे क्यों लिखा है कि कौन सा फंक्शन आपको देखना है ब्रेन का। देखो लोगों का क्या होता है, एक साथ आप सभी चीजों को स्टेबल करना चाहते हो, बराबर है। सभी चीजों को क्या करना चाहते हो, आप स्टेबल करना चाहते हो। कोई लगता है कि मेरे बेटे में बिहेवियर भी अच्छा हो, उसका विजुअलाइजेशन भी अच्छा हो, उसमें सेंसिंग एबिलिटी भी हो, वो म्यूजिक आर्ट भी सीखे, बराबर है। हम एक टाइम में मल्टीपल चीजों को इम्प्रूव करना चाहते, मल्टीटास्क करना चाहते। तो कभी भी ध्यान में रखना कि आप जब भी कभी बात करते हो, तो ये पहला पेज इसलिए आता है क्योंकि आप उसके जो पैरेंट, उसकी जो गतिविधियां बनाते हैं उसको शॉर्ट लिस्ट कर सको। यानी कौन से ब्रेन का पार्ट इसका कमजोर है, ये आप उससे जान सको। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है ये बड़ा ऑर्गन नेचर का है, गुस्सा होता है, प्रीफ्रंटल इसका लो है, प्रीफ्रंटल में उसका कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है। कोई बोलता है मेरा बच्चा मैथमेटिकली उतना अच्छा नहीं है, उसका मैथ उतना अच्छा नहीं है, उसको इमेज को पढ़ने में तकलीफ जाती है, इमेज को समझने में तकलीफ जाती है, फ्रंटल में प्रॉब्लम है उसके।
कोई पेरेंट्स बोलता है हम तो इसके लिए बहुत सारी चीजें ला के रखे घर में, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है बंदा, या प्रॉपर लिखने में उसको तकलीफ जाती है। मुंह जबानी पूछो बहुत कुछ आता है, लेकिन लिखने जाओ तो उसको प्रॉब्लम आता है, पैरेटल लोब में उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को, ये जो लोग पढ़ते हैं हम उसके ब्रेन को एनालिसिस करने के लिए हाँ, तो आप पहले इसमें जज करते हैं ब्रेन परसेंटेज क्या था। देखोगे ना सर, मतलब अभी जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो, सो माँ जो बोल रही है या वहां से जो फीडबैक आ रहा है उस हिसाब से आप इसको देखो एनालाइज फर्स्ट करोगे। फर्स्ट क्या करते हो, फर्स्ट आप परसेंटेज देखते हो कि पहले हाँ वार्तालाप करते हो किसी को, पहले हाँ, बात उनसे करते हैं हम पेरेंट्स डिस्कस से, करेंगे, करेक्ट। पहले डिस्कस करते हैं हाँ बराबर हाँ है। हाँ। क्योंकि डीएमआईटी जो देता है, डीएमआईटी जो दे रहा है वो इनबर्न टैलेंट दे रहा है, बर्थ के समय उसका ब्रेन। हम्म हाँ, नए बच्चे में करते हो 1-2 साल के बीच में तो आप पैटर्न को देख के अप्लाई कर सकते हो, बराबर है, कि वो बच्चा हम्म बोल नहीं पाता, उसके बर्थ हम्म के पैटर्न को देख के, और ना ही 0 to 5 साल के बच्चे को जो देखा जाता है वो उसके पैटर्न के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन हम्म जो 5 साल के अबो वाला बच्चा होता है, हम्म जिसमें खुद की सोचने की समझने की कला डेवलप हो जाती है और वो हम्म चीजों को दिखाना शुरू कर देता है, ये बच्चा क्या है, 0 to 5 साल का बच्चा, ये हम्म बोलते ना मिट्टी मिट्टी होती है, जिसको आप किस वे में ढालना चाहते हो, हम्म उसके लुक को पहचान के किस आकार में ढालना चाहते हो, ये आपका वो समय निर्धारित करता है, बराबर है। तो ये बच्चा आपके अनुकूल बच्चा है, इसको बोलते हैं हम फेवरेबल बच्चा, हमारा फेवरेबल बच्चा, यानी हम जो देंगे वैसा ही ये बच्चा बन के निकलेगा। हम्म क्योंकि 5 साल तक की उम्र जो होती है बच्चे की सीखने की उम्र होती है। हम्म तो यहाँ पे आप क्या करते हो, उसका परसेंटेज डायरेक्ट देखते हो, और जो लोग उसका कमजोर होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ाना शुरू कर देते हो। जैसे सोशल इंटरेक्शन कम होगा तो आप क्या करोगे, उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ाओगे। आ गया रे वो पन्ना, इसका पन्ना बहुत लास्ट में हाँ, डाला वो हुआ है। बहुत आगे है, सो बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। वही सेकंड रिपोर्ट का ना पहले है, हाँ स्टार्टिंग हाँ, में ही है लोग के साथ। ये हर रिपोर्ट में क्या होता है, उसकी रिपोर्ट के अलग अलग, अनुसार उसको हाँ, अलग अलग डाला गया है। करेक्ट करेक्ट। अरे कहाँ है इसका नहीं नहीं, एक मिनट वहाँ मैं बताती हूँ आपको। पेज नंबर पे बोलिए, मैं बहुत ही आगे चला गया क्या। सेंसिंग एबिलिटी में होगा शायद, सेंसिंग एबिलिटी हाँ, जो है ना। नहीं नहीं, एक मिनट अपना ओपन करते हुए। पेज नंबर बोलिए। हम्म हाँ, ये तो यहाँ से तो शुरू हुआ। तो ये पेज इसलिए पहले डाला गया है कि पहले उसके ब्रेन लोब को आप पहचान लो, और बाद में पहले रिपोर्ट में क्या होता था, पहले दिखा देते थे वो उसका परसेंटाइल पहले ही दिखा देता था। हाँ बाद में इसको लॉजिकली इसको पीछे में इसलिए डाला गया क्योंकि ये जो होता है पहले में परसेंटाइल दे तो लोग क्या करते थे, उसके परसेंटेज के आधार पे उसके लोग के बारे में बोलना शुरू हो जाते थे। ओके। लेकिन अभी क्या हो गया था कि यहाँ पेज पे नंबर 40 में जाइए। 30, हाँ, ये वाला। 40, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला है पेज हम्म बराबर आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आता है। हम्म। तो इसकी थॉट प्रोसेस, ये जो ब्रेन के लोग बनते हैं तो वो हमारे थॉट प्रोसेस को भी दिखाता है, टैकल करने की, थिंकिंग करने की, ऑडियो विजुअल एबिलिटी बताता है ब्रेन, ठीक है। ये भी यहाँ रिवर्स में दिया है, देखिए, एक्शन को नीचे है तो प्री फ्रंटल जो हमारा ऑर्डर हाँ, ये ऊपर जो है रिवर्स ऑर्डर, ऑर्डर एक्सप्लेनेशन। ऊपर से हाँ, नीचे हो जाता है, ये ऊपर से रिवर्स नीचे में है। एक्शन थिंक हाँ रिवर्स में हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ होता है उसको। हाँ हाँ। नहीं, बट हमें वही मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एनालिसिस। हाँ नहीं नहीं, एक्शन आपको तो वो पार्ट ध्यान में रखना पड़ेगा ना, एक्शन कौन सा होता है, थिंक कौन सा होता है, ठीक है। इसमें दो ही पेज बड़े इंपॉर्टेंट पेज है, ध्यान में रखो, पूरे पेज में दो ही पेज इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप वो पेज में जाइए, मैं आपको यहाँ से परसेंटेज बोलती देखो, जैसे ये वाला एक पेज होता है, हूँ। हाँ, ये पेज, ठीक है, ये पेज एक इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, करेक्ट। और लो वाला पेज, बाकी पेज पूरे ऐसे ही हाँ, पेज है, और फिर बाकी पेज को एक्वायर देखना ही। और टीआर हाँ, टीआरएफसी वो एक्वार, दो फिर तीन देख के। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, हाँ एक्वार होता है, और यहाँ से मल्टीपल इंटेलिजेंस भी इन्हीं दो पेजों पे आता है, ध्यान में हाँ रखना। हाँ, और लेफ्ट राइट का। मल्टीपल इंटेलिजेंस कभी भी देखना नहीं है, मल्टीपल इंटेलिजेंस कभी भी देखना नहीं है। लेफ्ट ब्रेन हम्म और राइट ब्रेन भी आपको यहाँ से समझ में आता है। ये हम्म इधर का कैलकुलेशन, इधर का कैलकुलेशन पकड़ लो, जो ब्रेन का ज्यादा कैलकुलेशन होता है
जितने परसेंटाइल वो दिखते हैं राइट। उसको नॉर्मल वे से जोड़ दो तो वो हाँ ज्यादा परसेंटेज उसका हो जाएगा। यही से समझ में आता है, पूरा उसका खिचड़ी जो होता है ना, यही से पढ़ हाँ सकते हैं अपन। हाँ हाँ हाँ। ठीक है चलो, मैं इसको समझने के लिए और आपको अपडेशन से करता। तो पहले क्या होता था डीएमआईटी में, पहले लोग के परसेंटेज दे देते थे, बराबर है। हम्म तो लोग के परसेंटेज पहले दे देते थे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि हम उस लोग के परसेंटेज के आधार पे ही लोगों को पढ़ाना बताना शुरू कर देते थे हम्म कि तुम्हारा बच्चे का ये लोग बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छा है, बराबर है। हम्म। लेकिन हमने पैटर्न को कभी जज ही नहीं किया, हाँ बाकी सब, क्योंकि यहाँ पे जो किसी पैटर्न को की जो कंफ्यूजन थ्योरी है चलती थी, तो ये थ्योरी जो पेज चलती का थी। एक्सप्लेनेशन यहाँ है और 40 नंबर पेज पे परसेंटेज है। नहीं मैं 40 में हूँ, आप फिर से वहां मत जाइए, आप इधर ही रुकिए। हाँ ओके चलो, मैं डाउट यही है पे तो रुकूँ। लिख के ले सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को। हाँ यही पे रुको ना। हाँ आप तो इधर देखो, रुकिए, मैं 40 में चलो हूँ। सो ये जो पेज है ना, इसमें डिस्क्रिप्शन है कौन सा लोग क्या करता है, और जो ओके, बच्चे का रिपोर्ट है उसका परसेंटेज इज ऑन 40, राइट? यस। ओके। नहीं तो ये रिपोर्ट तो अलग रिपोर्ट बनाए गए है, ठीक है। तो पहले हाँ रिपोर्ट को समझने के लिए आप कैसे हाँ समझोगे, वो रिपोर्ट को छोड़ दो, रिपोर्ट तो कोई भी आ सकती है, ये आएगी फिर इसके बाद दूसरी कंपनी की आएगी। हाँ हमको खाली उसको पढ़ने का हुनर सीखना है, करेक्ट। ठीक है। और कहाँ तक वो बंदा सही है, कहाँ तक गलत है, कब करोगे आप, जब जजमेंटली उसके बारे में सोचोगे। तो सबसे पहले हमारा बात क्या रहता है, हम पेरेंट्स से जब बात करते हैं, बच्चे की कलाओं के बारे में बात करते हैं, तो पहले हम क्या देखते हैं कि बच्चे की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम्म देखना होता है। हम्म। तो बच्चे की एबिलिटी, यानी कोई पेरेंट्स अगर आपसे बात करते हैं, ठीक है, कि आपके बच्चे में क्या कमी है, तो हम्म पहले क्या करोगे आप, उस कमी को लिखोगे। हम्म लिख के उसको उस कैटेगरी में डालोगे। यहाँ पे 5 कैटेगरी है, हम्म प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पैरिटल, ऑक्सीपिटल और टेम्परल। हम्म फॉर एग्जाम्पल उसके बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम्म फॉर एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ। हम्म। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या पकड़ा, उसके माँ बाप ने बिहेवियर, उसके बिहेवियर के बारे में बात की है। बच्चा सुनता बड़ा नहीं। आलसी मिजाज का बच्चा है, सुनता नहीं है बच्चा, हम्म हम्म सुनता नहीं है, आलसी मिजाज का है। हम्म कुछ हम उसको बताते हैं, उस गोल को खुद का उसका गोल निर्धारित नहीं है, हम्म। ठीक है। तो हमने हाँ क्या किया, हमने उसको इस 5 कैटेगरी में से देखा। यहाँ पे दिखा है प्री फ्रंटल में कौन से वर्क होते हैं, फ्रंटल में कौन से, पैरिटल में कौन से। इस हम्म। वर्ड के आधार पे हमने उसको जजमेंट कर लिया ओके। कि इस बच्चे का एक्शन पार्ट वीक है, प्लानिंग बहुत अच्छा करता है, ऐसा बच्चा जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, इसको सभी अच्छे से आता है लेकिन करना ही नहीं चाहता बच्चा। हम्म तो कहीं पे तो भी प्रीफ्रंटल उसका लूज है। हम्म तो प्रीफ्रंटल लूज है, यानी कहीं पे तभी उसका सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया। हम्म। क्योंकि प्रीफ्रंटल किसको निर्धारित करता है, आपके इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल क्वालिटी को। ओके। एक तो सोशल के बारे में ब्लॉकेजेस हो गए, या एक तो उसके खुद के ब्लॉकेजेस हो गए। हम्म दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मिलती है। हम्म तो सर ये कैसे प्रीफ्रंटल मिला में आपको? किससे में देखना, ये कैसे मिला सर? उससे बात करके, पेरेंट्स से बात करके। अच्छा। जब आप पेरेंट्स से बात करते हो ना, तो हमको बच्चे का, देखो डीएमआईटी के हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन मत करो। ये रिपोर्ट वो हाँ। पावर होती है, जैसे आप ब्लड चेक करने जाते हो तो डॉक्टर को परसेंटेज दिखते हैं और उस परसेंटेज के आधार पे वो बात करता है क्या दिखा है, और साथ में वो आपसे भी बात करता है। आप बोलते ना मेरे पैरों में स्वेलिंग आ रही है, तो पैरों में स्वेलिंग आने के अलग अलग भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो नहीं कि ब्लड हाँ आपका मतलब, गया तो पैरों में स्वेलिंग आएगा, कोई कीड़े ने भी काटा होगा। हाँ मतलब इसका दो अलग रीजन अलग होते हैं, चीज एक तो होती है, क्लिनिकल और एक सिम्टोमेटिक। तो सिम्टोमेटिक जो आप सिम्टोमेटिक, बता रहे हो बराबर है, वो। दो होता है ना। तो यहाँ पे भी हम उसी थ्योरी को पढ़ते हैं। हम्म, तो अगर किसी ने, पेरेंट्स ने आपको ये बात बोली है, क्योंकि पेरेंट्स के पास बच्चा बचपन से रहता है, तो उनको उनकी क्वालिटी पता होती है। कुछ कुछ पेरेंट्स चालू भी होते हैं, उनको तो सब कुछ पता रहता है, बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेरा बच्चा, ऐसा नहीं है। बोलते बहुत बार ऐसा भी होता है, हमने हमारे सामने सबसे चैलेंजेस तो उस बच्चे को हैंडल करना होता है।
किसी पेरेंट्स को ऐसे दिखाना यानी बोलते ना कुछ बड़ा सा डाउट लगता है कि यार ऐसे क्या कैसे दिखाए, लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में। तो सबसे पहले उसके ब्रेन के आधार पे, उसके सिचुएशन के आधार पे उसको सैग्रीगेट कर लो। तो फॉर एग्जांपल जो बच्चा हमारे पास आया उसका बिहेवियर का प्रॉब्लम है, उसका इनर आउटर बिहेवियर सही नहीं है, बच्चा गुस्सेला मिजाज का है। बच्चा कैसा है? गुस्सेला मिजाज का है, माँ बाप की सुन नहीं रहा है। तो कौन से पार्ट को बिलोंग करोगे? प्रीफ्रंटल पार्ट से। ठीक प्रीफ्रंटल। है, अब इसमें क्या करना है, अब आपको प्रॉब्लम पता चल गया क्या प्रॉब्लम है इसका, प्रीफ्रंटल में प्रॉब्लम है, बाकी के पार्ट को छोड़ दो। एक साथ पूरा काउंसलिंग कभी मत करो, गलती से भी वो गलती नहीं करना है। जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम दिखता है वही पार्ट को बोलना है, पूरी रिपोर्ट पढ़ के बताने में कोई मतलब नहीं। एनर्जी वेस्ट करोगे, आप खुद का एनर्जी वेस्ट करोगे और आप टास्क से भी भटक जाओगे। जो टास्क आपका होता है, जो टास्क आपके पास आता है, उससे आप भटक जाओ। प्रीफ्रंटल में प्रॉब्लम है, पेरेंट्स उसके बिहेवियर में सुधार चाहते हैं। पेरेंट्स क्या चाहते हैं? उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? बिहेवियर उसके में सुधार। बिहेवियर में सुधार चाहते, तो हम उसके करियर को बता के कोई मतलब नहीं है। आप तो करंट प्रॉब्लम क्या है, करंट चैलेंजेस क्या है आपके लिए? उसका बिहेवियर। माँ बाप की सुन नहीं रहे, बच्चा आज्ञाकारी नहीं है। माँ बाप की बच्चा क्या कर रहे हैं? सुन नहीं रहा, बच्चा आज्ञाकारी नहीं है, यानी प्रीफ्रंटल का उसको प्रॉब्लम है। प्रीफ्रंटल यानी उसका इनर आउटर में उसका प्रॉब्लम है। एक तो इसकी संगति और दूसरा इसके इनर में चलने वाले ब्लॉकेजेस, खुद के मन में चलने वाले ब्लॉकेजेस, दो है। अब चलो इसके सेकंड लेवल में जाते हैं। अब देखते हैं कि प्रीफ्रंटल में कितना परसेंटाइल दिखा के है। हम रिपोर्ट के उस पन्ने में जाएंगे जिसमें प्रीफ्रंटल का परसेंटाइल दिखा के, उस पन्ने में चले गए। प्रीफ्रंटल के कौन से पन्ने में चले जाएंगे? जिस पन्ने में उसका परसेंटाइल प्रीफ्रंटल, दिखा है। हाँ, वो 18.38% दिखा है। 18.38% दिखा है। हाँ। ठीक है, अभी हमको श्योरिटी नहीं है कि इसका जो ब्लॉकेजेस है वो कौन सी चीज का है, आउटर ब्लॉकेजेस की इंटर ब्लॉकेजेस है। उसका ब्लॉकेजेस हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टाइप का उसका ब्लॉकेजेस उसके दिमाग में बचपन से पनप रहा है, जिसके कारण ये बच्चा ऐसा है। कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आते है तो उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करो। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, उसको जड़ से मिटाना है, तो उसके डेप्थ तक जाने की सोचो। तो अभी यहाँ पे हमको पता चला कि उसके प्रीफ्रंटल में प्रॉब्लम है। तो प्रीफ्रंटल में दो टाइप की क्रिया होती है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। दो टाइप की क्रियाएं होती है और 18% दिखा के है। अभी तो हो सकता है इसका दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा हो, यानी कहीं 1% का उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। फिर हम वहां पे क्या करेंगे, ब्रेन के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जाएंगे जहाँ पे उंगलियां और ब्रेन के स्ट्रक्चर दिए होते हैं। उस पैटर्न को देखना है, उस पन्ने को देखना है आपको। उस पन्ने पे चले जाएंगे, तो उस पन्ने पे चले जाओ आप। फॉर एग्जाम्पल मैं ही दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। देखो शॉर्ट स्टडी बताऊंगा, एकदम पूरा डीप में इसलिए नहीं बताऊंगा कि कंफ्यूज हो जाओ। और मैं आपको थोड़ा एक थीसिस के बारे में प्रोवाइड करता हूँ, जिसके बारे में आपको ये चीजों का रीडिंग करना बड़ा आसानी जाए। थोड़ा मुझे 1-2 दिन का समय लग, क्योंकि डीप में आपकी रिक्वायरमेंट मुझे डाल देना, उस रिक्वायरमेंट के आधार पे मैं इसको डिजाइन करता हूँ। ठीक है, जिससे आपको पन्ने पलट ही आपको पता चल जाएगा। चलो इस पन्ने पे आना है आपको। कितना था वहां पे? 18%। अब हम यहाँ पे देखते तो 18% उसका इंटरनल में अच्छा है, यानी सोशल में उसका अच्छा है, और इंटरपर्सनल कम है। यानी बच्चे में कहीं पे तभी सेल्फ हेटिंग नेचर है, क्योंकि यहाँ पे 0 पार्ट है ना, वो खुद के जजमेंट से नहीं चलता है, वो लोगों के जजमेंट पे चल रहा है। खुद उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, सही है कि गलत है, खुद एनालिसिस नहीं कर रहा, लोगों के बिहेवियर पे कर रहा है। किसके बिहेवियर पर कर रहा है? लोगों के बिहेवियर, आउटर बिहेवियर पे कर रहा है, सीख रहा है आउटर से।
और उसका खुद को जजमेंटल एबिलिटी नहीं है, उसके पास खुद की जजमेंटल एबिलिटी नहीं है, जज करने की एबिलिटी नहीं है, क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ लविंग नेचर कम है। प्रॉब्लम क्या हुआ सीखा आपने यहाँ से? वो खुद को उस चीज से एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, दूसरों के बोलने पे चल रहा है। क्या सीखा आपने यहाँ से? वो खुद के मूल्यों को खुद के वे से नहीं दिख रहा है, वो दुनिया भी देख रहा है तो दूसरे की व्यू से देख रहा है, दूसरे की व्यू से देख रहा है। या हो सकता है कि उसको खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो, इंट्रापर्सनल कम है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर हम थोड़ा बैक में आते हैं, थोड़ा बैक में आगे इस पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी जो होता है वो सोशल एक्टिविटी होती है, और सेकेंडरी जो पर्सनैलिटी होती है वो इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी है। ठीक है, प्राइमरी पर्सनैलिटी कौन सी है ना? स्टडी, स्टडी हाँ, जो बट सोशल इनर है वाली ना, जो प्राइमरी पावरफुल है। जो है सर वो आउटर, आउटर, प्राइमरी आउटर, सेकेंडरी इनर। ओ, प्राइमरी आउटर है। यानी ये जो है इंटरपर्सनल क्वालिटी, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रहेगा। और इंटरनल जो होती है उसकी इनर जो पर्सनालिटी है, सेकेंडरी जो पर्सनालिटी है वो कौन सी पर्सनालिटी है? उसमें इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी है। तो अब उसकी गतिविधियां समझो, दिमाग की गतिविधियों को समझो। ठीक है, तो एक स्टडी है, तो यानी ये लोगों की बातों को सुनता है, लोगों की एक्शन को देखता है। अभी एक्शन पार्ट में होता है ना, ये लोगों की एक्शन को देखता है, स्टेडी है। ठीक है, और अंदर से कौन सा है? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंशियल। यानी इन्फ्लुएंस कैसा रहता है? एक्शन पे रिएक्शन देने वाला। इन्फ्लुएंस कैसा है? एक्शन पे रिएक्शन देने वाला। अब इसकी दुविधा कैसी है बच्चे की, कि हमने देखा कि ये खुद की वैल्यू को इंपॉर्टेंट नहीं देता, लोगों की चीजों को सुनता है। तो कहीं पे तभी इसके अंदर में वो भूचाल है। अगर आपके ऊपर से शांत वाली नेचर होगा, आप अगर किसी पे भड़ास नहीं निकाल पाते तो आप क्या करोगे? उस भड़ास को दबाने की कोशिश करोगे, प्रेशर लगाओगे दिमाग पे, उसको स्टेबल करने की सोचोगे। और जब वो भड़ास स्टेबल नहीं हो जाएगी तो क्या करेंगे? बिहेवियर में आएगा। आप एक तो ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो रो दोगे, ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो गुस्से में चीजों को तोड़ दोगे, या ज्यादा प्रेशराइज चलोगे तो उस जगह से खुद को मूव ऑन कर दोगे। पॉसिबिलिटीज इतनी है, पॉसिबिलिटीज इतनी है। ठीक है, अब इन तथ्यों को डालते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हो, घर से निकल के कुछ नहीं कर सकते, तो चुपचाप मार सहन करोगे। डोमिनेटिंग नेचर, तो आपकी ताकत अगर बड़ी ताकत में नहीं जाती तो इसमें क्या होता है? सेल्फ हिटिंग नेचर तैयार हो जाता है। मैं उस क्रिया को नहीं कर सकता, सेल्फ हिटिंग नेचर। मैं एक दिन ताकत कमाऊंगा और इसी क्रिया को मैं करूंगा। छोटा बच्चा है, आप मारते हो, चुपचाप मार खा लेता है। लेकिन जब बड़ा होने के बाद उसको थोड़ा बोलो तो अपोजिट में आपको बोलता है। तो वो एक दिन का प्रोग्राम नहीं रहता, वो बचपन से लेके 18 एज तक, जब उसको लगता नहीं कि मेरी पावर उतनी हो गई है मैं रिप्लाई देने लायक, तब तक वो बच्चा चुपचाप से आपकी गाली गलौज सुनेगा, आपकी मार खाएगा, आपका डोमिनेशन रहेगा। और जिस दिन उसको लगता है उसकी में पावर आ गया, वो आपको दबाने लग जाएगा। होता है ऐसा माँ बाप के साथ, होता है माँ बाप के साथ ऐसा होता है। और यही बच्चे के केसेस हमारे पास लेके आते हैं। यस यस सर, ऐसा होता है। यही बच्चे, उनको पता है, फिर भी बोलेगा मेरा बच्चा पहले ऐसा नहीं था। वो बच्चा पहले से ही ऐसा है, वो बच्चा एक दिन में नहीं बदला। बच्चा एक दिन में नहीं बदलता है, उसमें होने वाले दिमागी प्रोसेस पे वो अपनी खाली ताकत को टटोलते रहता है। और जब लगता है कि अब फुल फेज में मैं हूँ, मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, तब वो रिप्लाई देना शुरू कर देता है, खुल के आपका विरोध करता है, खुल के आपको बोलना शुरू कर देता है। वो तब हम पकड़ते हैं नहीं, बच्चा पहला ऐसा नहीं था, अभी ये तो संगत में बिगड़ गया। संगत में नहीं बिगड़ा, वो उसकी वो क्वालिटी बाहर आना शुरू हो गई, जो दबा के इन्फ्लुएंस नेचर उसका बाहर आ जाएगा।
उसका नेचर। अभी इस बच्चे का भी देखना कि बचपन में वो बहुत साइलेंट रखता था, अभी उसका इंट्यूशन नेचर उसका बाहर आने लगा। वो माँ बाप की नहीं सुनता होगा या अपने एक्शन में वो दिखाता होगा। माँ बाप एक चीज करते होंगे तो ये उसके अपोजिट चीजों को करता है। सर ये बच्चे की बात क्यों कर रहे आया हैं उसमें वो सामने? नेचर? हाँ, इसकी बात कर रहे थे। सर ये बारे में क्या है, इसका एक केस थोड़ा डिफरेंट है। इनकी मदर को है ना ओडीसी है, ओसीडी सॉरी, ओके। ओसीडी हाँ, है। तो उसे दिए। इन्होंने ना मार भी बहुत खाया है अपनी मम्मी का, और हाँ, बहुत ट्रबलसम रहा है इसका बचपन। यस। तो अभी उसके भी एक्शन में वही अब चीजें दिख रही होगी। हाँ, उसके क्या भी हुआ एक्शन में सर, वो वही कैसे चीजें आपको दिख पता रही होगी चला? ना। है ना उस केस आपको में वो। रिपोर्ट से पता चला ये? हाँ, तो रिपोर्ट से ही तो पढ़ रहे हैं ना हम क्या पढ़ रहे हैं? रिपोर्ट से ही पढ़ रहे हैं। मैडम सर लेकिन इनबॉर्न कैसे हो गया वो मुझे समझ में नहीं आता। देवीना ये मैडम, तो ये पढ़ाई में बिहेवियरल भी बाद में कम है। हुआ, पढ़ाई में हाँ थोड़ा कम है, ओके। तो अब मैथमेटिक्स आपको नहीं है। पता चला कि बिहेवियर में क्यों आया। हम, मेरे को पहले ये चीज समझ ओके, में नहीं आ देखो। रही है सर कि ये तो है ना इनबॉर्न टैलेंट पढ़ते हैं हम, हाँ, लेकिन ये तो उसका ये बिहेवियर तो आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, आउटर इन्फ्लुएंस, वही मैं बोल रहा हूँ ना। अभी इसका अगर आप देखते हो तो आउटर जो होता है, इनर सेल्फ वैल्यू नहीं है इसकी। इनर वैल्यू 0 है, इंट्रापर्सनल वैल्यू 0 है ना। इसका जो बना है आउटर, तो इस पे क्या है, आउटर का इंफ्लूशन है, अंदर से इंफ्लूशन वाली कैटेगरी है। और आउटर में रिवर्स थिंकर है, एक्शन पे रिएक्शन देने वाला, और अंदर भी वही चीज छुपी हुई है, लोगों को देख के विपरीत कंडीशन को करना। तो वो बच्चा वैसे ही साइकोलॉजिकली डेवलप होगा। और अभी इसमें वो असर अगर कम दिखते हैं, तो आने वाले में जैसे उसकी एज 18 तक चली जाएगी, तो उसमें यही असर ज्यादा दिखाई देगा, खुल के वो उस चीज को दिखाएगा। खुल के वो क्या करेगा, उस चीज को दिखाएगा, क्योंकि उसका जो है सेल्फ डिस्कशन, सेल्फ जजमेंटल वैल्यू उसकी कम है, क्योंकि 0 है खुद का जजमेंट। अगर यही बच्चा अगर दूसरा होता, यही बच्चे में अगर दूसरी क्वालिटी हो गया, इसका इनर पर्सन भी वैसा होता, तो ये बच्चा दिखना थोड़ा स्टेबल ब्रेन का होता। बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं ना, माँ बाप बड़े गुस्से वाले होते हैं, लेकिन बच्चा उतना ही शांत होता है, देखना। तो उसका इंटरपर्सनल, उसमें समझने की कला डेवलप होती है। इंटरपर्सनल उसका अच्छा होगा, सेल्फ वैल्यू करता है वो, सेल्फ चीजों को करता है। इस बच्चे की सेल्फ वैल्यू इसने कहीं पे तो भी खो दी, 0 है। इनर बिहेवियर इसका 0 है। इनर में सर वो चीज ये को टटोल नहीं पा रहा है, जज नहीं कर पा रहा है। एक क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है, ये आपको कैसे पता चला कि ये खो दिया, ये मुझे पूछना है आपको, क्योंकि ये तो इनबॉर्न टैलेंट के बारे में नहीं पढ़े सर हम। इनबॉर्न टैलेंट के बारे में मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ ना आपको। इनबॉर्न तो आपका रिपोर्ट दिखाएगा, डीएमआईटी इनबॉर्न पर टैलेंट के बारे में सर होता है, तो आपने तो मैं आपको मुझसे पैटर्न पूछा के भी हिसाब से नहीं, पढ़ा रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, ये सर ने एग्जाम, आपने तो नहीं नहीं जो 5 लोब है ना, वहां सर ने एग्जाम्पल लिया कि ये अगर एग्जाम्पल। माँ बोलती है कि बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो राइट, और हमने वहां से शुरू किया। हाँ, तो ये रिपोर्ट ही इसका बच्चे का है, वैसा बच्चे का हम्म, रिपोर्ट मिला, तो इसलिए ये हम जो बोले वो मैच हो रहा है, मैच हो गया। क्योंकि हमने इसको एग्जाम्पल ओके के तौर ऐसा पे है। इस रिपोर्ट को उठाया ना। तो हम्म, हमको बच्चा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार रिपोर्ट देख लिया, उसके माँ बाप से बात कर लिए, तो हम बता देंगे कि क्या एग्जैक्ट उसका प्रॉब्लम है। दिमाग उस चीज को कैलकुलेट कर देता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, जब हम सेम चीजें पढ़ते हैं तो दिमाग कैप्चर करके रख देता है ना, तो हम डायरेक्ट उस चीज को जोड़ते हैं। जैसे हम हीलिंग के माध्यम में क्या करते, कोई ने बोल दिया है ये प्रॉब्लम, समझ जाते इसका ये चक्राविक है, और उसको वो बोल देते। तो उसी ढंग से यहाँ पे हम चीजों को क्या करते हैं, ब्रेन लोब से टैली करते हैं। तो हमने देखा कि इसका प्रीफ्रंटल इन्फेक्टेड था, प्रीफ्रंटल में हमने जब देखा तो उसका इंट्रापर्सनल बहुत अच्छा है, इंटरपर्सनल बहुत अच्छा है, यानी सोशल बिहेवियर अच्छा है, यानी उसका प्राइमरी स्टेज बहुत अच्छा है। सेकेंडरी वीक है, 0 है, सेल्फ वैल्यू नहीं, यानी उसका जो
एक्शन टिका रहेगा, लोगों के बिहेवियर पे टिका होगा। और इसमें पॉइंट कम होते हैं, परसेंटेज कम है, तो मतलब क्या है, पूरा इन्फ्लुएंस था उसका आउटर इन्फ्लुएंस है, जिसमें ये खुद का इमोशन बैलेंस नहीं कर पा रहा है। दोनों अगर इक्वल वे में होता तो क्या होता है, वो इनर से भी उस चीज को बैलेंस करता, हो सकता है आगे वाले का गुस्सा था लेकिन उसको शांति के साथ निपटाए। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, उसका एक पार्ट जो होता है वो डोमिनेंट बन रहा है, सोशल पार्ट उस पर डोमिनेंट कर रहा है और अपनी चीजों को बोल नहीं पा रहा है। तो वो वेट करेगा अपने में वो एनर्जी आने का, क्योंकि इनर नेचर कौन सा है उसका, अभी इन्फ्लुएंस, लोगों से हटके दिखाने की कला। तो डेफिनेटली वो जो पेरेंट्स करते थे उसके अपोजिट ऐसे एक्शन करेगा जिससे पूरे लोगों का ध्यान उस पर जाए, और बच्चा ऐसा ही करता है। बच्चा कैसा करेगा, जनरली पूरा पेरेंट का ध्यान उसके ऊपर जाए, ऐसे ही वो बच्चा बिहेव करेगा, पेरेंट से हटके करेगा। अच्छा सर, 1 मिनट, आई वांट टू आस्क, ये जो 0% है, वो जो 18.66%, वो जो है, तो वो ब्रेन के अकॉर्डिंग है कि फिंगरप्रिंट के एनालिसिस? वो तो फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग है, फिंगरप्रिंट के रिजिस के अकॉर्डिंग निकाला गया है। ओके। अभी जैसे देखिए, वो जो है ना, फर्स्ट का जो X4 का, उसमें रिजिस काउंट 5 है, तो भी 0% है। यस, वो इसलिए पूछ रही हूँ मैं। ये परसेंटेज का है। और सेकेंडरी मैंने पोटेंशियल भी बोला ना यहाँ पे, जो सेकंड अभी यहाँ पे 0 दिखा के है, ठीक है, इंटरपर्सनल 0। अभी यही तो चीज यहाँ पे स्पेशल समझने वाली चीज है, यहाँ पे 0 दिखा के है और हमने बोला कि यहाँ पे जो उसका सोशल इंफ्लुएंस ज्यादा रहेगा, बराबर है। लेकिन इंटर में जो पैटर्न आया है, वो पैटर्न कौन सा आया है, आर्च पैटर्न, जो हाईली पोटेंशियल है, चीजों को बदलाव करने में, बोलते ना गोल्डन पैटर्न, चीजों को बदलाव करने में बिलीव रखता है। तो इसकी जो मान्यताएं होती है, जिस मान्यता को मानेगा उस फेज में वो एनर्जी को यूज करेगा। अगर इसने निगेटिव में मान लिया तो डेफिनेटली इसका बिहेवियर निगेटिव ही होगा। सर इसका इंटरपर्सनल में रेडियल है और इंट्रा में टेंटेड आर्च विथ रेडियल है। यस, तो दोनों भी क्या हो जाती है, परिवर्तित बिहेवियर, आपके अपोजिट बिहेवियर हो गया ना, दोनों भी जो आ रहा है उसका बिहेवियर। रेडियल मतलब स्मार्ट होगा, बदलाव लाएगा और वो सब, और चेंजेस, मतलब कंफ्यूजिंग होगा ना सर, टेंटेड आर्च मतलब कंफ्यूजन में जाएगा ना। टेंटेड आर्च जो होता है कॉन्शियस होता है, टेंटेड आर्च जो होता है ये भी जिद्दी, बोलते हैं ना, थोड़ा जिद्दी नेचर का होगा, ये स्टबर्न नेचर का होगा थोड़ा बहुत। सर और इसी साथ का में मैं डाल इसके भी देती हूँ, क्रिएशन आउट ऑफ बॉक्स में जाता है। ये जो सारे है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप हमें डाल दीजिए, तो हमें वो लिंक करने आप में। मुझे एक बार नहीं क्या रिक्वायरमेंट डाल दीजिए कि आपको क्या देती चाहिए, तो मैं उस हिसाब से मैं आपको बना के, फिर इसका एक में क्या, मैं थ्योरेटिकल पेज बना के डालता हूँ, उसमें खाली आपको पैटर्न लिखने रहते हैं और उसके हिसाब से आप बोलना शुरू कर दोगे, यानी प्री पेज बना दूंगा, काउंसलिंग प्री पेज, जिसमें आप पैटर्न डालो और अपने थिंग लिखते जाओ उसमें, तो आपको वो चीजें पढ़ने में आसानी जाएगी। जैसे आपने अपने ढंग से पढ़ाना, तो उसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाली ढंग में डाल देता हूँ, तो जिसको आप पेज से हिसाब से उसको पढ़ना सीख जाओगे, तो काउंसलिंग में वो चीज आपको ज्यादा इजी हो जाएगी। तो मेन समझ में आया आपको क्या पढ़ना है, उसमें पहली बातों से क्या समझना है। अभी कभी कभी क्या होता है, बच्चे के लोग को भी इसलिए देखा जाता है क्योंकि आज आप प्रॉब्लम को जज कर सको, प्रॉब्लम आपकी पकड़ में आ जाएंगी ना, बच्चे से बात करोगे आप, तो माँ बाप से बात करोगे, बच्चे से बात करोगे, तो उसका प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा। फिर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमको बोलना है, पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ना है, गलती से भी वो गलती नहीं करना है, पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ना है। पहले जिस प्रॉब्लम के लिए पेरेंट्स समाधान चाहते हैं उस प्रॉब्लम को पहले कर लेना है, क्योंकि जब तक उसके लाइफ के बैरियर कम नहीं होंगे तब तक आप कितना भी सजेशन दोगे कोई काम का होगा। अरे करियर बोलो, आप बहुत अच्छा करियर कर सकते हैं, ये इंजीनियर बन सकता है, लेकिन उसका मेंटल ब्लॉकेज ही उतना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन डाल के बच्चा करेगा क्या, बीच में से छोड़ के वापस आ जाएगा। तो उसको पेज के हिसाब से समझना बड़ा जरूरी हो जाता है, आपको उन चीजों को समझना पड़ता है पहले। और आप कब समझ पाओगे, जब
पैटर्न के लोग को समझोगे कि दिमाग के किस हिस्से में वो हो रहा है, वो एक्शन हो रहा है, फिर अभी उसको सुधार कैसे करोगे? हाँ, वही पूछना चाहती हूँ, तो अब आ गया इसका प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या अब दोगे आप? इसकी सोल्यूशन, ठीक है, अब और बात सर करते हैं इसके सोल्यूशन का। एक और सर 1 मिनट, ये जो है ना, ये जो ब्रेन का जो इसमें पेज नंबर 20 में जो ड्राइंग है, तो वो मतलब एक में बहुत अच्छा है, एक में डल जैसा दिखाया है, तो दैट मीन्स दैट राइट ब्रेन इज मोर पावरफुल देन लेफ्ट ब्रेन, ऐसा इंडिकेट करता है कि ऐसे ही वो है ही ऐसा? उसका एक ब्रेन डोमिनेंट होता है, कोई भी एक ब्रेन डोमिनेंट होता है। तो सब रिपोर्ट में अलग अलग होगा ना सीन, कि ऐसे ही होगा? ऐसे ही होता है, सभी में एक जैसा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी रिपोर्ट खोल लो इसी तरीके से होगा। खोलिए, खाली जो उसका कैलकुलेशन मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज कम ज्यादा दिखा सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट रिपोर्ट का एक्यूरेसी एक ही जैसा होता है। डीएमआरटी का कोई भी रिपोर्ट पढ़ लो, एक ही जैसा आएगा। जैसे आप इस चीज की बात करें, यहाँ पे कम ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं, सॉरी वन मोर, हाँ, ये जो है ना जो इमेजिनेशन में 3D आइडियाज के नीचे क्या लिखा है, DIV/O, ये सब ये क्या है? DIV/O सेमीकोलन, अरे सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क, प्लीज वो बता दीजिएगा। कहाँ पे नंबर में? ये वाला 3D पेज में। नंबर 20, वही हाँ पेज हाँ, नंबर 20 में ये जो इमेजिनेशन वाला है ना, वो जो थिंकिंग वाला 20 वाला ना, हाँ हाँ, ये क्या है? ऑलरेडी 3D ये क्या होता idea? है, हाँ ये हैश डिवाइन /0 है ना। हाँ 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 हाँ, ये मतलब क्यों आया पता है? इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो वैल्यू होती है ना, इसकी आरसी वैल्यू देखो 0 है। हाँ, आरसी वैल्यू 0 होने के कारण क्या होता है, 0 से अगर किसी चीज को डिवाइड करते तो इंफिनिटी आता है। ओके, डिवाइड बाय 0 ऐसा है क्या? हाँ, डिवाइड तो बाय इसलिए वो बोलते कि 0 से डिवाइड करने के बाद कोई वैल्यू नहीं आता ना, इसलिए वो इंफिनिट दिखाता है। अच्छा, यहाँ तो पे उसका आरसी काउंट मतलब देख क्या लेना, हुआ? आरसी काउंट देख लेना, जैसे आरसी काउंट जहाँ पे होगा ना, वहीं पे ये प्रोसीजर दिखाता है। और जहाँ पे आरसी काउंट में जैसे वैल्यू दिया 5 दिखा है, तो वहाँ पे क्या दिखा कि वैल्यू आया है ना। हाँ, लेकिन जो 0 रहता है, जिसका आरसी वैल्यू 0 रहेगा ना, उसी के साथ रहता है, वो इनफाइट होता है, इनफाइट। यानी कभी एक परसेंटेज को आप 0 से डिवाइड करते तो ये इंफिनिटी आता ना। हाँ 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 1/0 करोगे तो इंफिनिट आएगा। हाँ, वो तो इंफिनिटी आएगा, राइट? हाँ, तो ये इंफिनिटी है, यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल। 3D मतलब इसका 3D आइडियाज है, इसका हाँ अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर ये हाँ, 0 ये हो सकता है, बट अगर टैप हुआ तो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। वो ज्यादा हाई होगा, टैप होगा तो। तो दोनों हो सकता है, आइदर ये हाँ, माइनस क्योंकि होगा इस यस, चीजों में, आइदर 0 ये होगा, आइदर वो, इसलिए हाँ, कभी पैटर्न या को ध्यान में बहुत ही रखना, ज्यादा होगा। सो बहुत ही वो ज्यादा होगा। इसीलिए इनफाइनाइट में जाता है। हाँ, उसका करंट दिमाग का सिचुएशन मायने रखेगा कि ये कैसा है। हाँ, पर जैसे सर इसमें वन मोर सर प्रॉब्लम, ये जो 0% है, चलो इसमें 3D आइडियाज इनफाइनाइट है, पर वो 0% दिखा रहा है, यस, तो फिर उसका क्या? तो इसलिए तो मैंने बोला ना, आपको पैटर्न पता रहना चाहिए कि वहां पे पैटर्न कौन सा दिखाते हैं। कभी कभी रिपोर्ट में 0 दिखाता है, लेकिन वो बच्चे का पावर भी होता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल हाई होता है, वर्कआउट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। हाँ, तो मैंने जो जब भी मेरा जो इंट्यूशन आया, वो मेरे को लगा कि वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों, मैंने वो तो लिखा है रिपोर्ट में मेरे, उसके Okay. पास इमेजिनेशन पावर, तो आप देख लेना, मैंने वो तो लिखा तो है, बट वही मैं क्लियर आउट कर दूं कि क्या नहीं है। डेफिनेटली, आप देखो ये यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग कैसे सीखोगे, जितना डिस्कस करोगे उतना। काउंसलिंग तो आप वैसे सीखोगे, जितना डिस्कस करोगे उतना ही सीखोगे, क्योंकि काउंसलिंग पार्ट ही डिस्कशन का है। क्योंकि सर वो जो नीचे भी है ना, वो भी वैसा ही था, इसलिए उसमें क्या है, वो वीड Yes, प्रोसेसिंग, definitely. विजुअल और सेंसेस, मतलब वो इसीलिए मैं बोली पूछ लेती हूँ, क्योंकि नहीं मैंने डेफिनेटली तो एक ही डेफिनेटली, रिपोर्ट देखा है, मैंने वही दूसरा वही रिपोर्ट देखा ही आपको नहीं। डाउट में पूछना है, वही डाउट में पूछना कि आपका दिमाग क्या है। इसलिए तो मैं आपको इतने रिपोर्ट दे के मैंने आपको क्यों बोला कि आपके दिमाग में क्या आता है। डाउट तो आना चाहिए ना, डिस्कस करने के लिए डाउट जरूरी होता है। और जितने हाँ सर, डाउट और मैंने जितनी पॉसिबिलिटी सोचोगे, उतने हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसी चीज को, रिपोर्ट को समझना है तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ के नहीं समझोगे आप, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। सर अभी हाँ यही पॉइंट है ना, इमेजिनेशन जो 0 दिख रहा है,
आप वो प्री फ्रंटल लोब में भी T0 आ रहा है, आप इसको कनेक्ट करके बताइए ना कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये जो 0 दिख रहा है ये पॉइंट देखो को आप थोड़ा अभी एक्सप्लेन अभी कीजिए। फिलहाल में हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट का पढ़ो, लोब के हिसाब से पढ़ो, हाँ वही, एक एक पार्ट इसको का। लोब से आप, अभी हम पढ़े प्री फ्रंटल का, ठीक है। हाँ ओके तो ओके, हम प्री फ्रंटल को ही डिस्कस करेंगे आज। हाँ ठीक है, फिर करेक्ट, सेकंड ओके लोब में उसको डालेंगे, जैसे सेकंड लोब इसका जो होता है उस लोब को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है एनालिसिस ओके, कभी भी एक ही चीज को पकड़ के पहले पूरा करना, एंड तक करना। हाँ करेक्ट पहला करेक्ट, प्री फ्रंटल ओके बात डन करे ना तो पूरा एंड तक उस पे ही बात करो। काउंसलिंग में कभी सेकंड गलती मत करना, कभी हमको क्या होता है बहुत जगह कमियां दिखती है, बराबर है। हम क्या करते हैं, इसी भी बात में थोड़ा बात करते हैं, इस भी बात में थोड़ा बात करते हैं, इस भी बात में, और यही पे हमारी काउंसलिंग गलत होती है। कभी भी अगर बच्चे का कोई एक पार्ट आपको मिलता है तो एंड तक उसके सॉल्यूशन तक लेके जाओ उसको, ओके, क्योंकि वो एग्री करे ना। जो आप पढ़ रहे हो वो भी गलत नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन पता है क्या होता था, ये भी पहले मैं ही पढ़ता था ऐसा, तो मेरे को बहुत सारे ड्रॉबैक्स मिलते थे। शायद आपको अभी भी वो ड्रॉबैक को फिर फेस करना पड़ा है। तो मैंने फिर इसकी पढ़ने की मेथड डेवलप कर ली। मैंने क्या किया, मुझे समझ में आया कि पहले जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ उसको एंड तक पहले लेके जाओ। करेक्ट, सुपर कोई है सर, प्रॉब्लम ये अगर मैंने 2-3 आपने पॉइंट्स पकड़ा आपने तो बहुत ही अच्छे। हाँ, तो एंड तक उसको पहले पढ़ो, बाद में सेकंड लोब का चालू करो, बाद में थर्ड लोब का चालू करो, बाद में फोर्थ लोब का चालू करो, बाद में फिफ्थ लोब का चालू करो। पहले जो लोग में आपको कमी आती है, यानी पेरेंट जो सुनना चाहते पहले वो तो बात कर लो उनसे। हम अपने ढंग से नहीं करेंगे। देखो आगे वाला का इंटरेस्ट क्या होता है, जो मैं सुनने के लिए आया हूँ आपके पास, अगर वो आप ना बोल के पूरा बखेड़ा मुझे बताओगे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो मेरा जो आई कांटेक्ट होता है, वो जो मेरा इंटरेस्ट लेवल होता है वहीं पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें तो मुझे पता है ना, मैं आपके पास आया क्यों, मेरे प्रश्न का समाधान देखने। भाई प्रश्न की पॉसिबिलिटीज तो मेरे को भी पता है कहाँ पे है। क्योंकि बच्चा जब मेरा खुद का मेरे पास 18 साल रहा, 20 साल रहा, 4 साल रहा, 5 साल रहा, तो उसकी बचपन से तो पूरी गतिविधियां मैंने देख ली है ना, ठीक है। करेक्ट, लेकिन वो गतिविधियां देखने के बाद मैंने उसका सोल्यूशन नहीं पकड़ पाया, तो वो सोल्यूशन पकड़ने के लिए मैं आपके पास आया। तो आप अगर वही चीजें मुझे बोलोगे तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इस बात में पहले ध्यान में रखना, हम लोग को क्यों टारगेट किए, पहले पहले हमने लोग को क्यों बोला, क्यों एनालिसिस किया हमने, माँ बाप के बातों से बच्चों के उस लोग को क्यों एनालिसिस किया, क्योंकि हमको पता है माँ बाप इसी प्रॉब्लम के लिए आए, बाकी का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को इसी का प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहा है। पहला प्रॉब्लम क्या दिख रहा है, उसी के आधार पे बात करो। प्रॉब्लम पता चल गई आपको, प्रॉब्लम को डिस्कस करो, प्रॉब्लम की उत्पत्ति के बारे में देखो कि कैसे आए। तो हमने प्रॉब्लम के उत्पत्ति के लिए हमने क्या देखा, ब्रेन लोब के वो चार्ट को देखा, जहाँ पे इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है कि नहीं है वो देखना चालू किया। हमको पता चला कि बच्चा आउटर में सुन के उसको दिमाग में दबा के रखना है, उसने वो पार्ट को रिलीज नहीं किया। उसने क्या किया, ब्लॉकेजेस को अपने दिमाग के अंदर अंदर में सजो के रखा है, उसको क्या किया, उसने रिलीज नहीं किया। तो हमको उसकी वो फीलिंग को रिलीज करानी है, उस प्रोग्राम को तोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस फीलिंग को रिलीज करना पड़ेगा। इसका भी समाधान डीएमआईटी में दिया है। तो आप देखना कि अभी जैसे बच्चे का इंट्रापर्सनल पार्ट लो है, इंट्रापर्सनल एबिलिटी लो है, तो लॉजिकल में आप कौन सी देखोगे, यानी उसके इंटेलिजेंस में कौन सा इंटेलिजेंस देखोगे, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, कौन सा लोग देखोगे, वो फंक्शन किस प्रीफ्रंटल, फंक्शन में हो रहा है, प्री फ्रंटल में जो होता है वो होता है उसके ब्रेन के राइट पार्ट में हो रहा है, और राइट पार्ट में जो इंटेलिजेंस उसके दिमाग में बैठा है वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। तो आपको झट से क्या करना है, उसका समाधान पाने के लिए उस पेज पे चला जाना है। मैं यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं किया, बाकी कोई बात नहीं किया, मैंने खाली उसकी बात की। तो हमको इसका समाधान उसकी रिपोर्ट में ही मिल जाएगा। तो हम यहाँ से निकल जाएंगे उसके इंट्रापर्सनल वाले पार्ट में। इस वाले सबसे पहले हमें फर्स्ट पेज पे जाना है। हाँ ठीक है। अब सबसे पहले वो पार्ट में देखो, यहाँ पे भी आया उसका प्लानिंग, इंट्यूशन, जजमेंट 0 है, मोटिवेशनल, इमोशनल एंड बिहेवियर 100% है, यानी लोगों के द्वारा वो लेके उसको अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो उस चीज को इंट्यूशन नहीं कर पा रहा है। अब इसमें यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे क्या दिए, उसकी रिमीडीज दिए।
यहाँ पे क्या दिए आपको, उसकी रेमेडी दी है। तो उस रेमेडीज को देखना है और उस रेमेडीज के आधार पे आपका एक खुद का अटेंशन भी डालना है कि आपके पास ऐसी कोई तकनीक है जिसके ये इनर ब्लॉकेजेस को आप उसको मिटा सकते हो। एनएलपी का कोई प्रोग्राम दे दो, सेल्फ हिप्नोटिज्म प्रोग्राम दे दो। अगर वो नहीं दे सकते, आपने कुछ सीखा नहीं है लाइफ में चेंज करने का, तो आप इस रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे लव यूरसेल्फ, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी अगर इंटरपर्सनल क्वालिटी को अच्छा करना है तो उसको खुद से प्यार करने की एबिलिटी, क्योंकि हमने देखा है कि उसका बिहेवियर में जब मैंने बोला तो इसमें सेल्फ हेटिंग नेचर डेवलप हुआ है। जैसे इसकी माँ डिसऑर्डर थी, उसको मारती थी थोड़ी थोड़ी, इसके लिए बीट करती थी, तो उसका सेल्फ हेटिंग नेचर वहां पे डेवलप हो गया। यार मैं इस घर में क्यों आया, मेरे को ये माँ ही क्यों मिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ऐसे उसके थॉट हो गए, बराबर है। तो यहाँ पे जाके फिर हमको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का उसका मिलता है। तो हम क्या करेंगे, पहले बोलेंगे बेटे को सेल्फ लविंग नेचर उसको डेवलप करने के लिए बोलेंगे, उसको 10 वर्ड आपको पॉजिटिव वर्ड लिख के देना है जो खुद से प्यार करने वाले हैं। मिरेकल के सामने उसको, मिरर के सामने उसको खड़े कर दो और उसको बोलने के लिए बोल दो। सेल्फ अफर्मेशंस, सेल्फ अफर्मेशन बोलना। फाइंड अ काउंसलर और थेरेपिस्ट एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ, यानी वहां पे बोला ही है एनएलपी, ऐसा कोई ट्रेनेड बंदा देखो जो आपकी इनर टैलेंट को बाहर निकाल सके, दिखा है वहां पे। यहाँ पे आपका रोल चालू हो जाता है। जो एनएलपी सीखा है, जो ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम सीखा है, जिसने सेल्फ हिप्नोटिज्म प्रोग्राम सीखा है, उससे उसको मिलाना है। साइकेट्रिस्ट से मिला दो जो उसकी इन दबी हुई भावनाओं को रिलीज कर सके, या आध्यात्मिकता में कोई ऐसा माध्यम ढूंढो जिससे उसकी ये ब्लॉकेजेस को वो बंदा रिलीज कर सके। अब फिर कोई हीलर होगा तो वो स्टोन थेरेपी देगा, उसके हिसाब से वो जज करेगा कौन सा पार्ट है इसके दिमाग का, चलो क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र पे वर्क करो, उसको अमेथिस्ट पहना दो। तो इस टाइप से आप क्या करते हो, उसके साइकिक अटैक को ब्लॉक करते हैं। जैसे उसकी मम्मी उसको बोलती है साइकिक अटैक आ रहा है, उसको बार बार बोल रहे हैं साइकिकली उसको प्रोग्राम को डिस्टर्ब, तो उसको प्रिवेंशन करने वाला वो स्टोन पहना देगा। हीलर होगा तो स्टोन पहना देगा या उस स्टोन को कैरी करने के लिए बोल देगा। तो जो भी कलाएं आपने सीखी, फिर उसके बेस्ट कलाओं का वहां पे उपयोग करना होता है, वो आपके ऊपर जज करता है। यहाँ पे रेमेडीज के माध्यम दिखा के रहेगा, बता के रखेगा, लेकिन कौन सी मास्टर क्वालिटी आप में, काउंसलर में कौन सी मास्टर क्वालिटी आप में है, उस क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का उपयोग करके उसकी इमोशन को रिलीज करना होता है। और जैसे जैसे उसके इमोशन रिलीज होते जाएंगे तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा, सेल्फ इंट्यूशन पावर आ जाएगा, और उसकी जो एबिलिटी हो, जजमेंट एबिलिटी उसमें आ जाएगी, क्या सही और क्या गलत। तो उसका दिमाग फिर उस लेवल पे ट्रेन हो जाएगा, सही चीजों को एक्सेप्ट करेगा और गलत चीजों को रिलीज कर देगा। तो ऑब्वियसली उसके बिहेवियर में सुधार दिखेगा। अगर कहीं पे कोई पानी है, उसको हमने क्या किया, एक जगह पे रुका हुआ है, वो सालों से रुका है, तो सेंट मारेगा, लेकिन हमने उसको फ्लूइड कर दिया, तो वहां पे क्या आ जाएगा, नया पानी आता जाएगा, तो वो पानी बास मारेगा? डेफिनेटली नहीं मारेगा, वो फ्लो होते रहेगा ना, विचारों का आदान प्रदान चलता रहेगा। तो इस क्वालिटी में क्या होगा, उस बच्चे का हमने पॉइंट पकड़ लिया, उसको क्लीन करते जाएंगे हम, थ्रू द मेडिटेशन करो, थ्रू द आपकी काउंसलिंग टेक्निक करो, आप हीलर हो गए तो हीलिंग से करो, जो भी आपकी बेटर क्वालिटी होती है, खुद की बेटर क्वालिटी होती है, आपकी जो बेटर क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी का यहाँ पे उपयोग करना है उसके इमोशन को तोड़ने के लिए। अब इसमें भी और एक चैलेंज आता है। अब चैलेंजेस को, ये तो हो गया समाधान, अब इसमें आएगा चैलेंज। कैसे चैलेंज आएगा कि हर बच्चा हर इंस्ट्रक्शन को नहीं मानता है। फिर बच्चा ऐसा भी होता है जो काउंसलर के सामने बैठना ही नहीं चाहता। चैलेंजेस है जो आसान है, वो चीज आसान थोड़ी होती है, लाइफ इतनी आसान थोड़ी होती है, इसमें हर चीज में खुद को प्रूव करना होता है, चैलेंजेस होता है, ठीक है। तो पहले उस बच्चे के मन में आपको फेवर तैयार करना, तो उसको बोलना है कि भाई तू ये करता है बड़ा अच्छा है, तो पहले उसकी साइकोलॉजी समझो, उसके हिसाब से उससे बात करो, उससे एक अटैचमेंट बना, क्योंकि इंट्रापर्सनल कम है, अलोननेस की भावना ज्यादा है।
अलोननेस की भावना ज्यादा है। अगर ये बच्चा अगर अकेला रहता है, कोई इससे ज्यादा प्यार करने वाला होगा तो वो पॉजिटिव भी नेचर उसमें दिखाई देगा हमको। अलोननेस है उसमें, वो कहीं पे तो भी अपने अलोननेस को निकालना चाहता है, मिटाना चाहता है, अच्छा दोस्त चाहता है, तो उसके अच्छे दोस्त बन के बात करो। देखो काउंसलिंग में ये सबसे महत्वपूर्ण मास्टर स्ट्रोक होता है कि उसकी बातों को, वो क्या चाहता है उसको समझो और उस हिसाब से उसको फीडअप दो। हम क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई आपके खाने में जीवन सत्व कम हो जाता है, विटामिन कम हो जाता है, तो वो क्या करेगा, विटामिन की टैबलेट देगा ना। तो वो क्या करता है, उसी विटामिन को फोकस करता है जो आपके बॉडी में नहीं है, उस विटामिन को फोकस नहीं करेगा जो आपके बॉडी में ज्यादा है। तो ऐसे खाने को आपके लाइफ में इन्वॉल्व करने के लिए बोलता है, जिस खाने से वो उस विटामिन की पूर्णता कम हो और आपका बॉडी का एनर्जी स्टेबल फॉर्म में काम करे। तो हमको उस बच्चे के साथ वही काम करना होता है। या फिर विटामिन यानी जो हमारे बोले जाने वाले इंस्ट्रक्शन। विटामिन यानी क्या आएगा, आपके बोले जाने वाले इंस्ट्रक्शन। और जब आप इस चीजों को करोगे तब आप उस चीज को डेप्थ तक मिटा सकते हो। नहीं तो कुछ चीजों देखना, कुछ चीजें में हम काउंसलिंग कर देते, बच्चा 2 महीने अच्छा रहता है, फिर से वही थिंक उसके अंदर से डेवलप हो जाते हैं। साइकेट्रिस्ट से कोई रहता है, कोई माँ बाप रहते हैं ना, जिसमें वो प्रॉब्लम आती है तो कुछ समय के लिए टैबलेट के तौर पे बैठा देते हैं, और फिर से वही सेम ट्रॉमा अगर उसकी लाइफ में वही वही चीजें हुई तो सेम उसको घूम के आके वही टैबलेट खाना पड़ता है। समस्या का समाधान प्रॉपर वे पे नहीं होता है। पहले हम उसको उस समस्या से बाहर लाते हैं और बाद में एनएलपी की टेक्निक द्वारा या अदर टेक्निक द्वारा आप क्या करते हो, उस समस्या को हल करने के टेक्निक उसको सिखाते हो, रिलीजिंग टेक्निक उसको सिखाते हैं, जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म तक उस समस्या से मुक्त रहता है। जिसे आध्यात्मिकता में ध्यान कराया जाता है, लाइफ चेंजिंग ध्यान करते, वो ट्यून उसको सुनाया जाता है। क्यों सुनाया जाता है, क्योंकि वो प्रोग्राम अगर कभी उसको स्ट्रेस लगे तो वो उस ट्यून को सुन ले और उसका लाइफ वहां से चेंज हो जाए। हिप्नोटिज्म प्रोग्राम भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि दूसरे के द्वारा किया गया प्रोग्राम कुछ लिमिटेड फैक्ट तक रहता है, उसके बाद वो अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग के सेल्फ प्रोग्राम भी उसमें वर्क करते हैं। तो समझ में आ गया उसको समाधान कैसे देना, एग्जाम्पल समझ में आ गया ये। तो आपको पहले लोब देखो, लोब देखने पर ब्रेन की क्रियाओं में देखो उसके कौन से लेफ्ट ब्रेन में प्रॉब्लम है, राइट ब्रेन में प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, विजनरी प्रॉब्लम है, ऑडिटरी प्रॉब्लम है, काइनेटिक्स में पूरे बॉडी में प्रॉब्लम है कि खाली उसके फिंगर और फेशियल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। सब चीजें आपको टटोलना होती है और उसमें आए हुए पैटर्न। कॉपी लर्नर है, जल्दी मैच कर लेगा। अभी चैलेंजेस तो होता है आर्क पैटर्न और रिवर्स थिंकर को, इसमें तो दोनों भी आ रहा है। तो चीजें ये हमसे अपोजिट ही करेगा, चीजें क्या करेगा, ये हमसे अपोजिट ही करेगा। तो फिर उसको ऐसी टेक्निक दो जिससे वो चीज उसको आना चाहिए। तो पहले उसको रिलीज कराओ, फिर यहाँ पे टच थेरेपी दी जाती है। अब बच्चे को पास में लेते हो, उसके हाथ बड़ा होगा तो उसके हाथों को हम सहलाते हुए बात करते हैं, बच्चा होगा तो उसको गोदी में लेते हैं, टच थेरेपी, इमोशनल, रोने लगते हैं, रोने के लिए बोलते हैं, हंसने के लिए बोलते, जो भी उसको लगते है उस भावनाओं को हम रिलीज करते हैं, उसके बाद में थिंक को अप्लाई करते। नहीं तो ये ब्लॉकेजेस जहाँ पे वो थिंक को रिलीज नहीं कर पाएगा तो उसका दिमाग में वही कचरा बैठा रहेगा, वही ब्लॉकेजेस निर्माण होता जाएगा और एक समय में वो ब्लॉकेजेस इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ, एक समय में वो ब्लॉकेजेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको ही उस ब्लॉकेजेस से उससे बाहर निकालने में आपको ही तकलीफ लगेगा, ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा। लेकिन इन बच्चों में ड्यूरेशन ज्यादा लगता है। एक बात ध्यान में रखो, वन नाइट चेंज नहीं होगा, क्योंकि बीमारी में आने में समय लगा तो जाने में भी समय लगेगा, इंस्टेंट इलाज कभी नहीं होगा। तो इसके सेशन को आपको देना है। काउंसलिंग सेशन कैसे देना है, काउंसलिंग सेशन देने की तकनीक सीख लो, ठीक है। पहली काउंसलिंग एक दिन बात करना, आज की 2 दिन बाद बुलाना, ठीक है। फिर चौथे दिन बुलाना, 1 डे बाद बुलाना, ठीक है। सेकंड राउंड काउंसलिंग की, सेकंड राउंड क्या करोगे, वीक में 1 बार बुलाओ। वीक में क्या करना है, 1 बार बुलाना है। थर्ड
हाफ मंथ में एक बार बुलाइए, हाफ मंथ में 2-3 महीने, हाफ मंथ में एक बार बुलाना है। एक साल के प्लान को डिजाइन करके दे दो, एक साल तक उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलो, ठीक है। कैसा करना है, पहले क्या किया, प्रॉब्लम ज्यादा थी, रिलीज करने में मेहनत ज्यादा है, तो हमने क्या किया, रोज नहीं बुलाना, किसको इरिटेट हो जाएगा बंदा। कुछ समय, एक मंथ तक उसको क्या करे, एक दिन बाद बुलाइए। एक मंथ कंप्लीट हो गया, उसके दिमाग का प्रॉब्लम जो होता है 21 डेज में टूट जाता है। उसके बाद में आपके प्रॉब्लम चालू हो गया, बाद में उसको क्या करना, वीक में एक बार बुलाइए या 3 दिन में एक बार बुलाइए। प्रॉब्लम को देख के जज करना होता है। 3 दिन में एक बार बुलाइए, 3 दिन में एक बार बुलाने के बाद वीक में एक बार बुलाए, 1 महीना 3 दिन में एक बार बुलाए, 1 महीना वीक में एक बार बुलाए, बाद में मंथ में उसको 15 दिन में बुलाइए, यानी 1 मंथ में 2 विजिट हो जाएगी उसकी। बाद में उसको हर मंथ में बुलाते जाइए जब तक उसमें सुधार नहीं होता। जब आप शाश्वत हो जाते, उसकी सभी प्रॉब्लम उसकी मुक्त हो गई, उसको रिलीज करो। क्योंकि ब्रेन का एक पैटर्न होता है, ब्रेन का रिजल्ट जो होता है लॉन्ग टर्म तक रखना है तो उसको मिनिमम 1 साल का ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है। कोई कोई बच्चे होता है 2 साल लेता है, कोई बच्चे 2.5 साल लेता है, डिपेंड करता है उसके कितने नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस उसके लाइफ में, कितने नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस उसके ब्रेन में। और गलती से भी एक चीज नहीं करना कि जब तक पहला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक दूसरे प्रॉब्लम को हाथ ही नहीं लगाना। नहीं तो हम करते ना, अरे ये भी लोग कमजोर दिख रहा है, वो भी लोग कमजोर दिख रहा है, वो भी लोग कमजोर दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक साथ पूरे लोग पे काम करना चालू देते हैं, जिसमें हमारा एफर्ट ज्यादा बढ़ता है, बच्चे में आउटपुट नहीं आता है। पेरेंट का भी पैसा जाता है, हमारा भी बहुत सारा समय जाता है, आपका भी पैसा ही जाता है, समय जा रहा है यानी पैसा ही जा रहा है ना। अगर किसी बच्चे को आप ज्यादा बुला रहे तो वो भी समय ही जा रहा है, वो रॉन्ग मार्केटिंग हमारी मार्केट में जाती है, पैसे का लॉस भी होता है, रॉन्ग मार्केटिंग जा रही। तो पहले एक चीज को फोकस करो, जब लगता है आप 2 महीने में आने के बाद वो प्रॉब्लम कम हो गई, बहुत हद तक कम, तो वहां से सेकंड इसका प्रॉब्लम चालू करना, सेकंड को पढ़ाना चालू कर देना, इसको भी पैरेलल में करो, उसको करो। लेकिन जब तक पहला प्रॉब्लम दबता नहीं तब तक उसी को कैरी करना है। जब आप शाश्वत नहीं हो जाते कि मेरे को दूसरा मैं इसके लोग पे वर्कआउट कर सकता हूँ, तब तक उस चीज पे वर्कआउट नहीं करना, पहले ही चीजों पे उसको वर्कआउट करो। और पहला रहता है उसका बिहेवियर, पहले शाश्वत हो जाओ। पहली जो क्वालिटी उसकी होती है बिहेवियर, एक्शन। क्यों एक्शन पहली होती है, इसका रीजन देता हूँ, क्योंकि जो बात आप खुद से करोगे वही आपका बिहेवियर बनेगा। जो सोचोगे, आप बात करें खुद से, वही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है और वही आपका बिहेवियर बनता है, एक साइकिल बनती है ये। तो वही बातें आप सोचने लग जाते हो, ये पूरी एक साइकिल है। इस साइकिल को पहले बैलेंस करो। तो पहला यहाँ पे एक्शन पार्ट। सेकंड होता है, सेकंड यहाँ पे प्रभाव कौन डालता है, थिंकिंग, विचार। उसके विचारों को बदलो, पहले उसकी हैबिटें बदलनी होती है, बाद में उसके विचारों को बदलना होता है। और जैसे हैबिट और विचार बदल जाएंगे, उसकी टैकल करने की एबिलिटी अपने आप बदल जाएगी। उसकी टैकल, चीजों को समझना आ जाएगा, थिंकिंग करना आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक उस चीजों को अचीव करने की कला सीख जाएगा वो। बस यही काम करना है आपको, समझना है उसको। हम कितनी रॉन्ग मार्केटिंग करते थे, आप नहीं, मैं भी वही काम करता था। मैंने ये चीजें यही चीज सीखी, क्योंकि मैंने 1000 के ऊपर रिपोर्ट को काउंसलिंग किया। तो मैं लिटरली, आप बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मुझे ही नॉलेज नहीं था। तो 500 रिपोर्टिंग तो ऐसी होगी जो मैंने रिपोर्ट को पढ़ के ही बताया था, क्योंकि ऑलरेडी नॉलेज ही तब वैसा था, क्योंकि तब उस लेवल पे नॉलेज देने वाला कुछ नहीं था मुझे। बाद में मैं सीबीटी सीखा, एनएलपी सीखा, ध्यान में आया, आध्यात्मिकता में आया, तब मेरे ये ब्लॉकेजेस कम होने शुरू कर दिए। तब मैंने पढ़ने के बेस को चेंज कर दिया, पढ़ाने के बेस को चेंज कर दिया, काउंसलिंग के बेस को चेंज कर दिया। मैं पूरा काउंसलिंग नहीं करता आज, मैं बोलता है ये होने के बाद आप मेरे पास आइए, और आप चाहते हो तो मैं कर दूंगा। फिर मुझे मत बोलना कि इसका एक्शन आएगा कि नहीं आएगा, आप देख लो, नहीं तो आप दूसरा काउंसलर दूंगा। बातों को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वन नाइट चेंज नहीं होगा। इसका ब्रेन पैटर्न बनने में एक दिन नहीं आया, तो उस पैटर्न को भी एक दिन में नहीं टूटेगा। फिर उसको ब्रेन की साइकोलॉजी पढ़ानी पड़ती है। इसलिए बोलता ना, कभी भी आपको आध्यात्मिकता में भी उतरना है ना, तो एक बार साइकोलॉजी को पढ़ लो, एक बार उसके ब्रेन को पढ़ो। जिसने ब्रेन को पढ़ा उसको दुनिया की हर चीज आसान लगेगी,
एनएलपी भी देना है ना, तो कौन से इसमें एनएलपी देना है? बहुत सारे एनएलपी के ट्रेनर भी होते हैं, बहुत सारे लोग एनएलपी भी करते हैं, लेकिन देखना उनके रेशियो भी उतने नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उनको वही चीज समझ में नहीं आते। वो एंकरिंग टेक्निक तो सीख जाते हैं, लेकिन कहाँ पे एंकर लगाना वही भूल जाते हैं, कहाँ पे किसको ठहराव देना वही चीज भूल जाते। वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाया जाता है। एक ट्रेनर के पास गया था मैं, मेरा एक खुद का प्रॉब्लम था, तो उसने मुझे प्रॉब्लम को, फियर को मिटाने वाली टेक्निक सीखी। कुछ समय के लिए वो फियर तो चला गया, फिर बाद में वो फिर मुझे बार बार सताने लगा। प्रॉब्लम क्या था? उसने मुझे टेक्निक सिखाई थी, तो वो इनर में जाके नहीं मैंने उसको प्रैक्टिस किया था, आउटर आउटर वे में मैंने उसको सॉल्व किया। मुझे बाद में पता चला कि भाई मेरा पहले बिहेवियर पैटर्न मेरे को चेंज करना पड़ेगा, मेरे को सोचने का ढंग मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अरे आपको गुस्सा आता है, एग्री किया, गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन गुस्सा आपको आना भी चाहिए, ये भी बात उतनी सही है, लेकिन गुस्सा पॉजिटिव वे में आना चाहिए। जब सच में गलत होता है तब में आना चाहिए, छोटी मोटी बातों के लिए नहीं आना चाहिए ना। तो आपको पहले उसको रिलीज करना आना चाहिए, आपको वो सिखानी चाहिए, उस बातों का सेक्शन अध्याय देखने को आना चाहिए। ज्यादा करके अगर रिलेशनशिप को काउंसलिंग कर चीजें थी जैसे जिसका कोई मूल्य ही उसकी लाइफ में नहीं था। बीवी ने खाना नहीं अच्छा बनाया करके झगड़ा हो गया, दोनों में मनमुटाव हो गया, दोनों की बात तलाक तक चली गई। रीजन माइनर होते हैं, माइनर रीजन को समझो, उसको सोल्यूशन दो। बीबी को कपड़े अच्छे धोना नहीं आता, अरे यार मशीन खरीद के दे दे, नहीं आता तो प्रॉब्लम था, छोड़ दो। बीबी ये मशीन थोड़ी है, उसको भी लगता है कि थोड़ा समय उसको भी मिलना चाहिए, उसकी भी खुद की लाइफ है, तेरी लाइफ के रिस्पेक्ट है तो उसके तो मेन ओपननेस पढ़ाओ उसको, ब्रेन की लिमिटेशन भी पढ़ाओ। जरूरी नहीं बोलता कि ऐसे छोड़ के ही देना है, लिमिटेशन भी पढ़ाओ, ओपननेस भी पढ़ाओ, लेकिन उस चीजों को एक्सेप्ट लेने की जो शंकाएं होती है वो उसको धारणाएं पढ़ाओ। हम बोलते पढ़े लिखे हुए, आज भी हम पढ़े लिखे होने के बाद भी गवार ही है, पढ़े लिखे गवार है बोलेंगे हम खुद को क्या शब्द यूज करते, पढ़े लिखे गवार। पहले हम सच में गवार थे, चीजों को हद तक समझते नहीं थे, पहले चीजें समझ में नहीं आती थी, पढ़ी नहीं थी। अब पढ़े लिखे गवार है हम, चीजें तो समझ में आती है फिर भी उस पर अप्लाई नहीं करते। उन लोगों को क्या बोला जाता है? पढ़े लिखे गवार। तो ये बातें क्यों हम हैं, तो हम इसमें एक और ब्लॉकेज डालते हैं कि सोशल, मेरा सोशल क्या बोलेगा। सोशल कुछ भी नहीं बोलता, सोशल तो अब भी बोल रहा है तुमको, चेंजेस नहीं कर रहे तभी भी वो तुमको सोशल बोल रहा है, और सोशल तब भी बोलेगा जब आप में चेंजेस आएगा। लेकिन बदलाव जो होता है वो पॉजिटिव में रहेगा तो सोशल आपका अच्छा ही बोलेगा। तो वो धारणा आपके मन में लानी है, खुद को बदलने की धारणा आपके मन में लाने वाली है। और सोशल जो बात करता है आपके आउटपुट पे बात करता है, वो अपनी लाइफ की अनसक्सेस को आपके ऊपर डालता है। देखो कोई गुरु बोलता है ना कि यार मैंने नहीं कर पाया तू भी नहीं कर पाएगा, तो वो गुरु ही अब उस चीज को अचीव नहीं कर पाया। जरूरी नहीं गुरु ने नहीं किया तो चेला नहीं कर पाएगा, वो तो उससे भी उपजत बुद्धि का हो सकता है, कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। और इसी चीज को हमको पढ़ना है, ब्रेन के साइंस को पढ़ना है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ अगर भाई तुमको एनएलपी भी पढ़ना ना, पहले ब्रेन के वर्कआउट को पढ़ लो, और एक बार तो डीएमआईटी के साइंस को पढ़ लो। इन चीजों को पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है। आपको हीलिंग में अच्छा करना है, न्यूरोलॉजी में अच्छा करना है, वास्तु में इवन अच्छा करना है, तो पहले ब्रेन के साइंस को पढ़ो, पहले डीएमआईटी के साइंस को पढ़ो। डीएमआईटी का साइंस जो है शाश्वत साइंस है। हाँ, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पढ़ के सुना ना जाना, ठीक है। रामचरित्र मानस भी पढ़ के सुनाओगे ना तो उसमें गलत लोगों को गलत अध्याय मिलेगा और सही समझने वालों को सही मिलेगा। गीता भी लोग पढ़ेंगे तो गलत अध्याय को समझने वाले गलत समझेंगे, और सही अध्याय को समझने वाले सही पढ़ोगे, बराबर है। भगवान को भी लोग सही बेनिफिशियल में सही बोलेंगे और गलत में बोला। हर चीजों में, हर कॉइन बोलते ना, लाइफ में दो कॉइन होती है, दो साइड होती है, एक मैरिड और दूसरी डीमैरिड। एक लोग हो गए जो गुणों को सराहने वाले हो गए, और एक लोग हो गए जिसमें ब्लॉकेजेस ढूंढने वाले हुए। तो हमको ब्लॉकेजेस ढूंढने वाले को रिमूव कर देना है, और जो मेरिट होते हैं, जो गुणों को देखते सराहते, उन्हीं के टीम में रहना है, जिससे हम हमारे गुणों का विकास कर सके। अगर आप कमाना भी अच्छा चाहते हो तो उस लोगों के साथ, उस बैकग्राउंड के साथ अटैच हो जाए जिनमें कमाई अच्छी आती है, तो धीरे धीरे आप
उस हैबिट को सीखोगे, उस स्टेटस को सीख के। देखो आप एक चीज को अपने अंदर लाना चाहते हो, उसमें भी दो धारणाएं होते हैं। बहुत सारे लोग शो ऑफ में जाते हैं तो वो अपनी अच्छी अच्छी लाइफ का भी बैंड बजा देते हैं। इसमें आप जो चीज परिधान करते हो वो चीज आपको चेंजेस करती है। आपके कपड़े, आपका बिहेवियर, वो आपको चेंजेस डालते हैं। जैसे श्वेत कपड़े पहन तो वो आपके मन में प्योरिटी के भाव को भरते हैं, लेकिन वो भाव को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आप में आनी चाहिए। नहीं तो सफेद भी कपड़े पहनोगे और झूठ बोलना शुरू कर दोगे तो उस रंग का अपमान हो जाएगा। एक दिन वो कपड़े आपको चेंज करते हैं, वो पहनाव आपको चेंज करते हैं, वो बिहेवियर आपको चेंज करते हैं। जो आप पहनते हो वो फिजिकल चीजें भी आपके इनर आउटर बिहेवियर को चेंज करने का माध्यम होते हैं। इसलिए मोटिवेशनल जो स्पीकर आते हैं ना, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छे जो स्पीकिंग करने वाले हैं, वो ड्रेस कोडिंग इसलिए रखे कि उनको लगता है कि वो जज्बा उनमें आ रहा है। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि मुझे वो चीज पहनने को चाहिए, वो मेरी साइकोलॉजी को चेंज कर सकती है, तो डेफिनेटली इंसान ने वो चीजें पहननी चाहिए। लेकिन किसी को दिखावे के लिए नहीं पहननी चाहिए, खुद के बदलाव के लिए पहननी चाहिए। दिखावे के लिए पहनोगे, दिखावे के लिए चीजें करोगे तो एक दिन आपके लाइफ का ही दिखावा हो जाएगा। यानी वो चीजें आपको बेनिफिट नहीं देगी, लॉस देगी। लेकिन आप चाहते हो कि ये चीजें मेरे को बदलाव ला सकती है, ये चीजें मेरे अंदर प्रेरणा को भर सकती है, तो डेफिनेटली वो चीजें अपने साथ करो। सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब सही है मुझे सर। लेकिन है ना, हमने जो भी डिस्कस